नमस्कार दोस्तों। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के पहले भाग में आपने सुना था कि कैसे 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में कवियत्री मधुमिता शुक्ला को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि वह 7 महीने की गर्भवती थी और उनका संबंध उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से था। मायावती सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। जांच में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और 3 अन्य लोगों को हत्या का दोषी पाया गया। 2007 में उत्तराखंड के देहरादून सेक्शन कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसे नैनीताल हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2012 में अमरमणि ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपना जेल ट्रांसफर गोरखपुर जेल में करवा लिया, जो कि उसके घर से बेहद करीब थी। फिर 2013 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को बीआरडी अस्पताल गोरखपुर में भर्ती करा लिया। कोर्ट को जब इसकी सूचना मिली तो कोर्ट ने एक लेटर के द्वारा बीआरडी अस्पताल के हेड से यह जानने की कोशिश की कि आप मुझे बताएं, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की बीमारी के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि क्या इलाज चल रहा है। अब कहानी अगले पार्ट में यहाँ से शुरू होती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे YouTube चैनल मर्डर्स फाइल्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब कोर्ट को पता चला कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में रह रहे हैं, तो कोर्ट ने बीआरडी के हेड को एक लेटर लिखा और पूछा कि आप हमें अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की बीमारी का डिटेल्स बताइए और क्या इलाज चल रहा है ये भी बताइए। पर बीआरडी अस्पताल के हेड ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट को गुस्सा आ गया और कोर्ट ने एक और लेटर लिखा जिसमें बीआरडी अस्पताल के हेड से पूछा गया कि हमने तुमसे रिपोर्ट मांगा था तो तुमने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और बीआरडी अस्पताल के हेड को, एक डॉक्टर और एक अन्य को सस्पेंड कर दिया गया और उनके जगह पर 3 अन्य लोगों को अपॉइंट किया गया। पर कोर्ट को अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की बीमारी का रिपोर्ट ये नए लोग भी नहीं दिए, तो कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल भिजवा दिया। और कुछ दिनों के बाद फिर अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी बीआरडी अस्पताल आ गए। अमरमणि त्रिपाठी की बेटी की सगाई दिल्ली में 17 फरवरी 2019 को होना तय हुआ, तो अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी बेटी की सगाई में जाने के लिए पैरोल के लिए अप्लाई किया, पर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 15 फरवरी को अमरमणि त्रिपाठी को अचानक तबीयत खराब हुआ, तो उससे पहले बीआरडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें 16 फरवरी 2019 को दिल्ली एम्स में रेफर कर दिया गया। 17 फरवरी को बेटी की सगाई है दिल्ली में। कोर्ट सगाई में जाने से मना कर चुका है, बाकी आप समझदार हैं। राजनीतिक ताकत का कैसे इस्तेमाल किया गया ये आप भली भांति जान सकते हैं कि उसी शहर में अमरमणि त्रिपाठी को रेफर किया गया जिस शहर में बेटी की सगाई अगले दिन थी। बार बार जब बीआरडी के हेड से अमरमणि त्रिपाठी की बीमारी के बारे में पूछा गया तो अभी तक इसके बीमारी का जवाब नहीं मिला, लेकिन बाहर जो अन्य स्रोत से उनकी बीमारी का पता चला है वो ये है कि अमरमणि त्रिपाठी को नींद नहीं आती है। जब नींद आती है तो डरावनी सपने आते हैं। दोनों पैर में सूजन है, दांत में तकलीफ है, दिल में तकलीफ है। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी की बीमारी इस प्रकार है कि उनको गठिया की शिकायत है, कमर और घुटने में दर्द रहता है, न्यूरो विभाग से इलाज चल रहा है। दोस्तों आइए समझते हैं कि जब कोई कैदी बीमार होता है तो
तो उसका इलाज जेल में किस प्रकार से होता है। जब कोई कैदी बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसे उसी जेल के अंदर इलाज किया जाता है। यदि वह उस इलाज से ठीक नहीं होता है तो जेल के साथ जो टाइप अस्पताल होते हैं वहाँ उसे रेफर किया जाता है। यदि बीमारी गंभीर होती है और उस बीमारी का इलाज उस अस्पताल में संभव नहीं है तो एक मेडिकल टीम बैठती है और उस कैदी के बीमारी, टेस्ट, इलाज इत्यादि की गहनता से जांच होती है और उसके बाद मेडिकल टीम यह तय करती है कि इस कैदी का इलाज बेहतर किस अस्पताल में हो सकता है और उसे उस अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। इस फैसला को अदालत भी मानती है। अब जानिए रेफर के इस कानून को अमरमणि त्रिपाठी ने कैसे धजिया उड़ाए। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की बीमारी को लेकर आज तक कोई भी मेडिकल टीम नहीं बैठी। जितने भी फैसले लिए गए वो सिर्फ पीआरडी अस्पताल और उनके डॉक्टरों के द्वारा लिया गया। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को आजीवन कैद की सजा मिला था, लेकिन कानून का एक नियम है कि यदि किसी कैदी को लंबे समय के लिए सजा दिया जाता है और उसका व्यवहार जेल में अच्छा होता है तो उसे समय से पहले भी छोड़ा जा सकता है, ये मानते हुए कि इंसान अपनी भूल पर शर्मिंदा है और वह अब बदल चुका है। यूपी सरकार के आदेशानुसार अमरमणि त्रिपाठी ने 22 नवंबर 2022 तक कुल 20 साल 1 महीना और 19 दिन जेल में काट चुका है और उसके जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए अब उसे रिहा किया जाए। 24 अगस्त को गोरखपुर जेल के जेलर ने अमरमणि त्रिपाठी को बीआरडी अस्पताल में जाकर उसके रिहाई का पेपर दिया और बोले कि यूपी सरकार ने आपको रिहा कर दिया है, अब आप घर जा सकते हैं। जैसे ही यह खबर उनके परिवार वाले को मिला सब खुशियां मनाने लगे, लेकिन 3 दिन बाद भी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी उसी बीआरडी अस्पताल में हैं। कारण कि वे जानते हैं कि यदि वह बीआरडी अस्पताल छोड़कर गए तो उनके रिहाई की खुशियां उनके परिवार वाले और गांव के लोग मना रहे हैं और अस्पताल छोड़ के जाने के बाद वो भी खुशियां मनाएंगे, भाषण करेंगे, नारे लगाएंगे। मीडिया रहेगी तो सभी को पता चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बहाना बनाकर अस्पताल में रह रहे थे। ये बात सभी को पता चल जाएगा और कोर्ट को भी पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक है। तो सवाल उठेगा कि जब ये बिल्कुल ठीक है तो इतने दिनों से ये जेल से बाहर अस्पताल में क्या कर रहे थे। अमरमणि के रिहाई के खिलाफ मधुमिता का परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने अपील किया कि इनकी रिहाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। यदि अमरमणि त्रिपाठी का मेडिकल रिपोर्ट और उसके जेल से बाहर रहने का पता यदि सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि ये 20 साल 1 महीना 19 दिन में 50% से अधिक दिन ये जेल से बाहर रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल खड़ा कर सकता है। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें फिर से जेल भिजवा दे। तो भारत का ये पहला ऐसा कैदी है जो जेल से रिहा होने के बाद भी वह जहां जेल की सजा काट रहा था वहां से आने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, तो ये थी मधुमिता हत्याकांड की पूरी कहानी जो हमने आपको सुनाई। तो जरा आप सोचिए और सोचकर बताइएगा कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या अमीर के लिए बराबर है, गरीब के लिए बराबर है, आम जनता के लिए बराबर है, नेता के लिए बराबर है? और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल मर्डर फाइल्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जब कभी भी इस प्रकार की घटना घटे तो मैं आपको अवगत करा सकूं। धन्यवाद। नमस्कार।